अ, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। सर, हम डिसिप्लिन मैनर में रोज़ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। मेरी भी ऑलमोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होने वाली है, इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ चल रही है और ऐसे ही मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। बट सर, ये डिपेंड आप लोगों पे करता है कि सब्जेक्ट्स आपके ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मोर एंड मोर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि सर, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि इस लॉकडाउन पीरियड के ख़त्म होने तक मैं आपको गारंटी देता हूँ। सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं देता, बट उस कॉन्फिडेंस की गारंटी ज़रूर लेता हूँ जो इस सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो सर, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियोस को देखिए और हाँ, पूरा देखिए वीडियोस को, और कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी चीज़ हमको लगेगी कि हमें इन पे काम करना चाहिए, हम उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, ठीक है। वो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। सर, आज का जो पार्ट है मेरा थर्ड पार्ट है इकोनॉमिक्स का। और इससे अर्लियर पार्ट्स में मैंने डिस्कस करा इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो पे आप तभी बढ़ना जब पहले वाली वीडियो आप देख कर आ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप इन्फ्लेशन के बारे में जानोगे नहीं, तब तक आपको इसके इम्पैक्ट वगैरह समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट, कि इन्फ्लेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेशन को हम सही कैसे कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कौन लोग हैं जो इन्फ्लेशन को कर सकते हैं, आपके सही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सर, मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन चीज़ों को लिखा है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सर, जो पहला वो है कि इन्फ्लेशन, हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किस पे किस टाइप से होता है, कोई पॉजिटिव, कोई प्रॉफिट में जाएगा, कोई लॉस में जाएगा, किसी को लाभ होगा, किसी को हानि होगी, इस टाइप का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन को आपका देखने को मिलता है। तो सर, हम जो पहला इम्पैक्ट लेंगे, पहला इम्पैक्ट जो हम लेंगे वो है कंज्यूमर। कौन है आपका कंज्यूमर? हम लोग। कि कंज्यूमर के साथ क्या होता है जब इन्फ्लेशन आती है, मुद्रास्फीति आती है, तो जो उपभोक्ता है वो किस में जाता है? वो लॉस में जाता है क्या प्रॉफिट में जाता है? वो किस में जाता है? लॉस में जाता है कि प्रॉफिट में जाता है? तो सर, आंसर है लॉस। कि जब इन्फ्लेशन होगी तो जो कंज्यूमर होगा वो लॉस में जाएगा। क्यों लॉस में जाएगा? समझते हैं। क्योंकि सर क्या होता है, याद करिए एग्जाम्पल का, कि 10K का मोबाइल था। कितने का मोबाइल था? 10K का। इन्फ्लेशन की वजह से वो मोबाइल कितने का बेचा था? 15K का बेचा था। सर, मोबाइल की रेट तो कितनी थी? 10,000 ही थी, पर उसे बेचा कितने में गया? 15,000 में। तो एक कंज्यूमर है, उसको 5,000 रुपये फालतू के क्या थे आपके देने पड़ गए। तो इस प्रकार से जब इन्फ्लेशन होती है तो कंज्यूमर किस में जाता है सर? लॉस में जाता है। याद रखना, कंज्यूमर किस में जाएगा? लॉस में, ठीक है। दूसरे बात करते हैं हम, तो तीन चीज़ें कुछ कोई से भी नाम से पेपर में आ सकता है। प्रोड्यूसर, सेलर, बिजनेसमैन, ट्रेडर, कोई भी नाम से आ सकता है पेपर में। ये सब के सब क्या है आपकी? कोई बेचने वाला है, कोई प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। ये सब एक ही नाम है, ठीक है। तो होता क्या है सर, आपने देखा था कि चीज़ बनी कितने में थी? 10,000 में। जो मोबाइल बना था वो तो कितने में बना था? जो कॉस्टिंग थी मोबाइल की 10,000 थी, बट इन्फ्लेशन के कारण वो बेचा कितने में था? 15,000 में। तो सर, कॉस्टिंग तो सिर्फ कितनी थी? 10,000, बट इसे बेचा कितने में गया? 15,000 में। तो सर, जो 5,000 का एक्स्ट्रा फ़ायदा था वो पूरा का पूरा किसे मिल गया सर? प्रोड्यूसर को, सेलर को, बिजनेसमैन को, ट्रेडर को। इनको इन्फ्लेशन जब आती है तो इनको एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है। इनकी कॉस्टिंग से ऊपर इनको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? आपका पैसा मिलता है, क्योंकि कीमतें क्या हैं आपकी? बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो सर, जब इन्फ्लेशन आती है तब ये चारों के चारों लोग जो होते हैं, चारों के चारों जो लोग होते हैं वो किस में होते हैं सर? आपके प्रॉफिट में जाते हैं। किस में जाते हैं? आपके
प्रॉफिट में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर लॉस में, बिजनेसमैन, सेलर, ट्रेडर, ये सब किस में जाएंगे? आपके प्रॉफिट में जाएंगे। क्लियर है जी। सेकंड पे आते हैं, दो हैं आपके सैलरी वाले पर्सन होंगे। तो दो तरह के पर्सन होते हैं सर। एक तो आपके होते हैं आपके फिक्स्ड सैलरी पर्सन, और एक होते हैं आपके चेंजेबल सैलरी पर्सन। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जिनकी सैलरी जो है वो फिक्स होती है, और एक वो लोग जिनकी सैलरी फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम वो लोग लॉस में जाएंगे कि प्रॉफिट, जिनकी सैलरी जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो सर सैलरी फिक्स वाले कौन लोग? जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन? आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उनकी जो सैलरी होती है वो कैसी होती है? आपकी फिक्स होती है। गवर्नमेंट उनसे काम करवाए नहीं करवाए, उन्हें परमानेंट का क्या मिलना है? आपका पैसा मिलना है, जितना उनको मिलता है। अब क्या होता है सर, मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन के टाइम डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। इस चीज़ को समझना ध्यान से। इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है? डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई क्या होती है? आपकी कम होती है। तो सर सरकार क्या करेगी? इस चीज़ को कवर अप करने के लिए सप्लाई को बढ़ाएगी। किसको बढ़ाएगी? सप्लाई को। और जब सप्लाई को बढ़ाएगी तो वो लोगों से क्या करवाएगी? ज़्यादा काम करवाएगी। क्या करवाएगी? लोगों से ज़्यादा काम। क्यों ज़्यादा काम करवा रही है लोगों से? क्योंकि सप्लाई क्या है? आपकी कम है, और सप्लाई कम है तो वो लोगों से क्या करवाएगी? आपकी ज़्यादा काम। अब लोगों से काम तो ज़्यादा करवा रही है वो, बट लोगों को पैसा देगी क्या? वो नहीं देगी। क्यों नहीं देगी पैसा? क्योंकि वो उनकी जो सैलरी है वो क्या है? आपकी फ़िक्स है। उनकी सैलरी क्या है? फिक्स। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहले कोई इंसान 8 घंटे काम करता था। कितने घंटे काम करता था? 8। और इसको 10,000 रुपये मिलते थे। कितने रुपए मिलते थे? 10,000। इसकी ये फिक्स सैलरी थी। बट सरकार आज के टाइम उससे 12 घंटे काम करवा रही है। कितना काम करवा रही है? 12 घंटे। फिर भी उसको सैलरी कितनी दे रही है? 10,000 ही। तो सर 4 घंटे जो उसने काम करा है उसका उसे कोई भी पैसा नहीं मिल रहा। उसने जो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है उसका उसे कोई भी पैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो उसकी सैलरी है वो क्या है? आपकी फिक्स है। तो सर जो इन्फ्लेशन होती है ना, तो इन्फ्लेशन के टाइम जो फिक्स्ड सैलरी पर्सन होते हैं ना, जिनकी सैलरी फिक्स होती है, वो सबके सब किस में जाते हैं? आपके लॉस में जाते हैं। किस में जाते हैं? लॉस में। क्लियर है चीज़? एग्जाम्पल देता हूँ सर। आपको पता है डीमोनेटाइजेशन हुआ था। क्या हुआ था आपका? डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था आपका? 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ था आपका? 8 नवंबर 2016 को हमने नोटों को बंद कर दिया था। मोदी जी आए और मोदी जी ने आके बोला 8 नवंबर 2016 को क्या होता है? आपका डीमोनेटाइजेशन होता है। मोदी जी आते हैं और 500 और 1000 के नोट क्या कर देते हैं? आपके बंद कर देते हैं। आपको वो टाइम याद होगा कि बैंकों में कितना काम बढ़ गया था। और मेरा एक दोस्त था सर, जो कानरा बैंक में पीओ था। क्या था आपका? उस टाइम पीओ था। पहले वो 8 घंटे की नौकरी करता था। 8 घंटे की। सुबह जाता था 10 बजे के समथिंग और शाम को 6 बजे के समथिंग आ जाता था। और उसे लगभग पैसा मिलता था 50,000 के समथिंग। पीओ था वो कानरा बैंक में। अब सर होता क्या है? डीमोनेटाइजेशन होता है। क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन। वो सुबह के 6 बजे निकलता था घर से और शाम को 10 बजे तक आता था। कब तक आता था सर? 10 बजे तक। सर इस बीच में उससे इतना काम करवाया गया, पर उसे पैसा कितना दिया गया? वही कितना आपका? 50 के। तो सर उसने बहुत ज़्यादा काम करा पर उसे फिर भी ज़्यादा पैसा नहीं मिला। तो सर क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन का टाइम आ चुका है। इन्फ्लेशन से मतलब है कि अब क्या कर रही है सरकार? आपसे ज़्यादा काम करवाएगी। क्या करवाएगी? ज़्यादा काम, पर इसका कोई भी पैसा आपको सरकार नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो कैसी है? आपकी सर फिक्स्ड है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए होता क्या है, इन्फ्लेशन के टाइम जिनकी सैलरी फिक्स होती है वो किस में जाते हैं? आपके लॉस में जाते हैं। किस में जाते हैं? लॉस में। क्लियर है? अब हम आते हैं चेंजेबल सैलरी पर्सन पे। ऐसे लोग जिनकी सैलरी चेंज होती है। जिनकी सैलरी क्या होती है? आपकी चेंज होती है। अब चेंज सैलरी वाले कौन? आपके प्राइवेट एम्प्लॉय। सर जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं वो वर्किंग आवर के हिसाब से काम करते हैं। जैसे उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी करनी है तो 8 घंटे की ड्यूटी का उन्हें मान लो 10,000 रुपये मिलता है। कितने रुपये मिलता है? 10,000।
अगर वो 16 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो उन्हें 20,000 रुपये मिलेगा। कितना रुपये मिलेगा? 20,000। तो जितने हावर वो एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा पैसा। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, मान लो इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन का टाइम है तो सप्लाई बढ़ाएंगे लोग बाग, सप्लाई बढ़ाएंगे तो ज़्यादा काम करवाएंगे। काम क्या करवाएंगे आपका? ज़्यादा। और अगर ज़्यादा काम करवाएंगे तो जो व्यक्ति 8 घंटे काम करता था वो कितने घंटे काम करेगा? 16 घंटे काम। और 16 घंटे काम करेगा तो उसे कितने घंटे का पैसा मिलेगा? 16 घंटे का पैसा मिलेगा। तो सर इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है, जो चेंजेबल सैलरी पर्सन होता है वो किस में जाता है? प्रॉफिट में जाता है। किस में जाता है? प्रॉफिट में जाता है। ध्यान से देखना। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए इन्फ्लेशन के टाइम, मुद्रास्फीति के टाइम जिनकी सैलरी फिक्स होती है वो लॉस में जाते हैं कि प्रॉफिट में जाते हैं? तो वो लॉस में जाते हैं। जिनकी सैलरी चेंज होती है वो लॉस में जाते हैं कि प्रॉफिट में जाते हैं? तो वो प्रॉफिट में जाते हैं। ठीक है। अब 2 पॉइंट और हैं वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट पेपर में आता ही आता है। सर एक होता है आपका डेप्टर, ठीक है, एक कौन होता है आपका? डेप्टर। दूसरा होता है आपका क्रेडिटर। इसको आप लेंडर और बोरोअर के तौर पे भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। एक होता है उधार देने वाला और एक होता है आपका उधार लेने वाला। तो डेप्टर कौन है सर? उधार। डेप्टर कौन है आपका? उधार लेने वाला है, लेने वाला। ठीक है, उधार लेने वाला। और एक क्या है आपका? एक होगा आपका देने वाला। उसको क्या बोलोगे आप? क्रेडिटर बोलोगे। क्या बोलोगे? क्रेडिटर। उसको क्या बोलोगे? डेप्टर। तो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कौन प्रॉफिट में जाएगा, कोई कौन लॉस में जाएगा। तो ए और बी, ए जो है वो क्या है आपका? डेप्टर है और बी जो है वो क्या है आपका? क्रेडिटर है। ठीक है, याद रख लीजिए। या ए बी की जगह मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 ले लेता हूँ। 1 2, 1 जो है वो क्या है आपका? डेप्टर है और 2 जो है वो क्या है आपका? क्रेडिटर है। ठीक है, बात करते हैं सर 1956 की, दादाजी के बचपन की। दादाजी का बचपन था, दादाजी बहुत अमीर थे, खूब सारा दादाजी का पास पैसा था। तो एक इंसान आता है, कौन आता है आपका? जैसे मान लीजिए दादाजी हैं वो कौन है आपके? 2 हैं। तो एक इंसान आता है दादाजी के पास और दादाजी से बोलता है कि मुझे 100 रुपये दे दो। कितने रुपये दे दो? 100 रुपये। हम बात कब की कर रहे हैं? 1956 की बात कर रहे हैं। तो वो दादाजी से 100 रुपये लेता है और उसके बाद दादाजी को उसने कभी शकल नहीं दिखाई। जो एक व्यक्ति था उसने दादाजी को कभी शकल नहीं दिखाई। वो आज के समय, आज कितना चल रहा है? 2020, जो कि सबसे बेकार साल है पूरे सेंचुरी का। ठीक है, 2020 चल रहा है। ठीक है, वो व्यक्ति दादाजी को आज मिल गया। वो व्यक्ति क्या है? दादाजी को मिल जाता है और सीधे 100 का नोट निकालता है। कितने का नोट निकालता है? 100 का नोट निकालता है और किसको दे देता है आपका? दादाजी को दे देता है। पर दादाजी सीधे बंदूक निकालते हैं। अब दादाजी तो खूब अमीर थे, खूब राजा महाराजा घर के टाइप के थे, बंदूक लेकर चलते थे और सीधे बंदूक निकालते हैं और इसमें क्या मार देते हैं आपका? गोली मार देते हैं। क्यों करा दादाजी ने ऐसा? क्यों? उसने तो 100 रुपये लिए थे और 100 रुपये क्या कर दिए? वापस कर दिए। क्यों? क्योंकि सर 100 रुपये की जो वैल्यू है कब? 1956 में वो क्या होगी आपकी? बहुत ज़्यादा थी। और आज के टाइम वो 100 रुपये की वैल्यू क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सर जो डेप्टर है, कौन आपका? डेप्टर। डेप्टर मतलब कौन आपका? उधार लेने वाला। उधार लेने वाला कौन था आपका? वो व्यक्ति था जिसने दादाजी से पैसे लिए थे। वो किस में गया सर? प्रॉफिट में गया। किस में चला गया आपका? प्रॉफिट में। और वो व्यक्ति जिसने पैसे दिया था, क्रेडिटर, वो किस में जाएगा आपका? लॉस में जाएगा। तो याद रखिए सर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो क्रेडिटर होता है वो किस में चला जाता है आपका? लॉस में। और जो डेप्टर होता है वो किस में जाता है आपका? हमेशा प्रॉफिट में जाता है। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो ये कुछ इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन के। वैसे तो और भी कई सारी जगह इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट पड़ते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे एग्जामिनेशन में इन्हीं पॉइंट के ऊपर क्या पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से क्या कर सकते हो, समझ के क्या कर सकते हो, एक बार लर्न कर लो, याद कर लो कि किस किस टाइप से इन्फ्लेशन का इन पे क्या होता है, आपका प्रभाव होता है। ठीक है सर, अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन के हमने इम्पैक्ट देखे। अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को सही कैसे किया जा सकता है। तो सर इन्फ्लेशन को 2 लोग सही कर सकते हैं इंडिया में, कहीं पे भी। एक तो आपके मोदी जी,
ठीक है। मोदी जी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स आपका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसको ठीक कर सकती है, ठीक है। दूसरे कौन इसको सही कर सकते हैं, वो है आपका सेंट्रल बैंक। कौन है आपका? सेंट्रल बैंक। ये दो अथॉरिटी ऐसी हैं जो रिलेटेड हैं पैसों से, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है? आपके पैसों से या इकोनॉमिक से रिलेटेड है। वो इन इन्फ्लेशन को क्या कर सकती हैं? सही कर सकती है। तो आप याद रखिएगा, इन्फ्लेशन को सही करने के दो तरीके हैं, ठीक है, और ये दो तरीके दो लोग बनाते हैं। पहला कौन बनाएगा? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस मोदी जी से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो बनाएगा वो बनाएगा आपका सेंट्रल बैंक, और इसको हम ब्रॉड तरीके में क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ सर। ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। राजकोषीय नीति, क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। क्योंकि सर इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट को फिस्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल बोलते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है। किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने, ठीक है। दूसरी चीज़ सर, जब वर्ड आए मॉनेटरी, कौन सा वर्ड आए? मॉनेटरी वर्ड आए। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी? आपकी मौद्रिक नीति। कौन सी नीति? आपकी मौद्रिक नीति। जब भी ए वर्ड आए कहीं पर भी तो सर सीधे इसको कहाँ पर ले जाना? आप सीधे आप इसको ले जाना आरबीआई के पास। किसके पास ले जाना आप इसको? आरबीआई, मतलब आपका जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो बैंकों का बैंक है, उसके पास आप इस चीज़ को ले जाना। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? हमेशा आरबीआई बनाता है, सेंट्रल पॉलिसी बनाता है। कहीं पर भी आपका इकोनॉमिक्स में अगर आपको मॉनेटरी नाम का वर्ड मिलता है तो आप सीधे उसको किससे कनेक्ट करोगे? आरबीआई से कनेक्ट करोगे। वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी से उसमें नहीं होता, ठीक है। क्लियर है चीज़? तो इन्फ्लेशन को दो लोग सही कर सकते हैं। पहला गवर्नमेंट, किसके जरिए? फिस्कल पॉलिसी के जरिए। और दूसरा आरबीआई, किसके जरिए? आपका मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। तो देखते हैं क्या किस टाइप से गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के जरिए इन्फ्लेशन को क्या कर सकती है? आपका ठीक कर सकती है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है और किसको ठीक ठाक कर सकती है? इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, आपको एक चीज़ याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है? आपकी कम है। तो गवर्नमेंट इसको ठीक करने की कोशिश करेगी। किसको ठीक करने की कोशिश करेगी? इस एक चीज़ को, कि इन्फ्लेशन में क्या होता है? डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है? आपकी कम। तो सर गवर्नमेंट पहला काम क्या करती है? जो अपना एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का खर्चा है, उसको कम कर देती है। क्या कर देती है? कम। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? सर गवर्नमेंट का खर्चा कौन सा है? गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी दे रही है। क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट लोगों को फ्री का पैसा माफ, जिससे लोन वेव करना बोलते हैं ना, किसानों को कर्ज माफ़ कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट वैसी दान मान करती रहती है खूब सारा, ठीक है, वो कर रही है। तो इससे क्या होता है सर? लोगों के हाथ में क्या आता है? पैसा आता है। इससे क्या होता है? लोगों के हाथ में पैसा आता है, और लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो क्या बढ़ेगा? डिमांड, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? आपका इन्फ्लेशन। तो अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन सही करनी है तो गवर्नमेंट जो अपना पैसा है वो खर्च करती है, वो कैसा कर देती है? आपका कम कर देती है। अगर अपना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा क्या आएगा? आपका कम आएगा। और लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा तो उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। सेकंड है आपका वेज रेट। मैंने आपको बताया था कि वेज रेट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? आपकी इन्फ्लेशन होगी। अगर यार मुझको पहले 10 रुपये मिलते थे, अगर आज मुझे 100 रुपये मिलने लगे, पहले कितने रुपए मिलते थे मुझे? 10 रुपये मिलते थे। आज अगर मुझे 100 रुपये मिलने लगे तो मेरी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर पहले मुझे 10 मिलते थे, अब मुझे 5 मिलने लगे, तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। क्लियर है चीज़? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन के टाइम क्या डिक्रीज कर देती है? वेजेस रेट को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
टैक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। जर्नल अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन में टैक्स की रेट क्या होती है, जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि हम पहले डिस्कस करके आए हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में अलग टैक्स की रेट के साथ होता है, डिमांड पुल में टैक्स की रेट अलग टाइप से क्या होती हैं आपकी चेंज होती हैं, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो स्पेसिफिक है। बट अगर जर्नल की बात करें, हम सामान्यतः देखें कि कर की दर में क्या होता है इन्फ्लेशन में, तो सर इन्फ्लेशन में कर की दर सामान्यतः बढ़ती हैं। क्या होती हैं? सामान्यतः बढ़ती हैं। कर की दर क्या हो जाती है आपकी? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कर की दर? क्योंकि सर इन्फ्लेशन है। क्या है आपका? इन्फ्लेशन है। अब गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को ठीक करना है। क्या करना है? ठीक। अब लोगों के हाथ में पैसा है तो लोगों की डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अब लोगों के हाथ से गवर्नमेंट को कम पैसा, लोगों के हाथ में गवर्नमेंट को कम पैसा देना है, तो देखिएगा ध्यान से, सर मैं 100 रुपये कमाता था और गवर्नमेंट मुझसे कितना टैक्स लेती थी? 20। मेरे पास खर्च करने के लिए कितने रुपए बचते थे? 80। अब गवर्नमेंट को मेरे हाथ से पैसा लेना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी सर? मैं 100 रुपये कमाता हूँ, अब गवर्नमेंट 50 रुपये टैक्स का लेने लगती है। कितना लेने लगती है टैक्स का? तो मेरे पास खर्च करने के लिए कितने बचेंगे? 50। अगर 50 बचेंगे तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप ही क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़? तो सर गवर्नमेंट क्या करती है? इन्फ्लेशन के टाइम टैक्स की रेट को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन सामान्यता पूछा गया है तो टैक्स की रेट क्या होती हैं? कर की दर क्या होती हैं आपकी? बढ़ जाती हैं। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सर फॉरेन ट्रेड, क्या? फॉरेन ट्रेड के इन्फ्लेशन के टाइम जो आपका क्या बोलते हैं, आयात निर्यात के साथ क्या होता है? आयात होता है कि निर्यात होता है आपका? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डिमांड, इन्फ्लेशन के टाइम हमने देखा डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब सप्लाई कम है, सप्लाई मतलब आपके पास कितनी चीज़ें हैं? सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3 मोबाइल हैं और लेने वाले कितने थे? 8 लोग हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो सर? इन्फ्लेशन के टाइम आयात करते हो। क्या करते हो? बाहर से आयात करते हो, मतलब बाहर से आप 5-6 मोबाइल और क्या कर लोगे? ले लोगे। ठीक है, अब आयात क्यों कर रहे हो बाहर से? आप खुद क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि सर अगर आप खुद बनाओगे, अगर आप 5-6 मोबाइल खुद बनाओगे तो इसमें बहुत सारे लोग काय पे लगेंगे? काम पे लगेंगे। और अगर लोग काम पे लगेंगे तो उनको फिर पैसा मिलेगा, और वो पैसा मिलेगा तो उससे फिर डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से फिर क्या बढ़ेगी आपकी? इन्फ्लेशन। तो सर इन्फ्लेशन कम करने के लिए हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। और आयात करने से क्या होता है? जो सप्लाई कम थी वो सप्लाई क्या हो जाती है आपकी? ज़्यादा हो जाती है। और वो सप्लाई ज़्यादा होने से जो डिमांड और सप्लाई के बीच कोरिलेशन था वो ठीक हो जाता है। तो इससे आपकी इन्फ्लेशन क्या हो जाती है आपकी? सही हो जाती है। तो ठीक है, एक कुछ काम है जो गवर्नमेंट करती है किसके दौरान? इन्फ्लेशन के दौरान। कौन करती है? गवर्नमेंट। किसके द्वारा? अपनी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, अपनी राजकोषीय नीति के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरबीआई मौद्रिक नीति के जरिए, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए किस टाइप से इन्फ्लेशन को सही कर सकता है। सर इसमें कुछ टर्म है जो मैं आपको बैंकिंग जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। ये टॉपिक शायद मैं छुड़वा देता, आगे भी करवाता, बट मैं आपको अभी थोड़ी थोड़ी आउटलाइन दे दूंगा इसका, जिससे आप थोड़ा थोड़ा आप इसको समझ सको। सर पहले बात करते हैं, क्योंकि आरबीआई के पास कुछ हथियार हैं जिनसे आरबीआई क्या कर सकता है? आपका पैसे को कम कर सकता है मार्केट में, और पैसे को ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आरबीआई किस टाइप से चीज़ें करता है जब मुद्रास्फीति होती है तब। ठीक है, तो पहला आता है आपका बैंक रेट। क्या है आपका? बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है सर? मान लो जो आरबीआई है और ए बैंक है। ये कौन है आपका? ये आरबीआई है, ये बैंक है, और ये लोग बाग है। ठीक है, तो अब होता क्या है सर? बैंक रेट क्या है आपकी? बैंक रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंकों को उधार देता है पैसा। क्या करता है आपका? उधार देता है, लॉन्ग टर्म के लिए उधार देता है। किसके लिए उधार देता है? लंबे समय के लिए जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को पैसा देता है उस रेट को हम बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेशन का दौर है। इन्फ्लेशन में आपको मैंने बताया था एक ही चीज़ याद रखनी है
कि डिमांड ज़्यादा है, लोगों की सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा से मतलब है लोगों के हाथ में क्या है आपका सर, पैसा ज़्यादा है। अब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, आपको लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा नहीं देना। अब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा नहीं देना तो आप क्या करोगे, जैसे ए बैंक है, अब आरबी बैंक रेट क्या है, जिस पे आरबीआई बैंकों को क्या करता है, आपका उधार देता है पैसा, ठीक है। और बैंक किसको उधार देते हैं, लोगों को उधार देते हैं। किसको उधार देते हैं, लोगों को। तो सर बैंक के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, ये बैंक है, बैंक के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो लोगों को उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, उधार। और बैंक लोग बाग जितना ज़्यादा उधार लेंगे लोगों के पास उतना ज़्यादा क्या आएगा, पैसा। और उतना ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या क्या बढ़ेगी, डिमांड। और डिमांड से क्या बढ़ेगा, आपका इन्फ्लेशन। तो सर आरबीआई क्या करता है, अपनी बैंक रेट बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बैंक रेट बढ़ा देता है। और जैसी बैंक रेट बढ़ती है तो जो बैंक हैं वो आरबीआई से कम पैसा उधार लेते हैं। अब रेट बढ़ चुकी है ना, पहले मान लो आपको 10% रेट पे उधार मिलता था। कितने रेट पे, 10% रेट पे क्या मिलता था, पैसा उधार। पर अब जो है आपको 30%, 40% रेट पे कोई क्या दे रहा है, आपका उधार दे रहा है। तो अब आप सोचिए कि आप पहले ज़्यादा पैसा लोगे कि अब ज़्यादा पैसा लोगे। ऑब्वियसली बात है कि आप पहले ज़्यादा पैसा लेते थे, अब आप क्या करोगे, कम पैसा लोगे। तो सर बैंक के पास कम पैसा आएगा तो बैंक लोगों को कम पैसा देगा, लोगों को कम पैसा देगा तो लोगों के पास कम पैसा होगा, लोगों के पास कम पैसा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। और डिमांड कम होने से क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सर बैंक रेट क्या होती है, इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट है रेपो रेट। क्या है आपका, रेपो रेट। अब रेपो रेट भी वही चीज़ है, जिस रेट पे आरबीआई बैंक को क्या करता है, आपका पैसे देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो सेम है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा रेपो रेट होगी, बैंक आरबीआई से उतना कम पैसा लेंगे, और उतना कम पैसा लेंगे तो उतना ही वो लोगों को क्या करेंगे, आपको कम पैसा देंगे। और लोगों को कम पैसा देंगे तो लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा। कम पैसा जाएगा तो लोग बाग कम खर्च करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। क्लियर है चीज़। सेकंड पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट भी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। क्या होती है, इन्फ्लेशन के टाइम इन्फ्लेशन को सही करना है तो रेपो रेट भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, कि इन्फ्लेशन को अगर सही करना है तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट उल्टा है। क्या है आपका, उल्टा। जब बैंक जिस रेट पर अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, बैंक जो हैं जिस रेट पर अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब सर क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं यार रेपो रेट जब इंक्रीज होगी तो रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगी, डिक्रीज। पर ऐसा नहीं है सर। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन को अगर हमको सही करना है तो दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। कैसे सर, मान लीजिए पहले रिवर्स रेपो रेट समझ में आई क्या है, बैंक जिस रेट पे आरबीआई के पास पैसा रखते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। मान लो पहले कम रेट थी, रिवर्स रेपो रेट क्या थी, आपकी कम थी, तो ये बैंक जो है आरबीआई के पास कम पैसा रखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी जो रेट है वो कम है। जैसे मान लीजिए अभी मैं कोई 5% मुझको ब्याज दे रहा है, कितना ब्याज दे रहा है, 5%, तो उसके पास मैं कम पैसा रखूँगा। अब मान लो कोई 30% मुझे ब्याज देता है, कितना ब्याज देता है, 30%, तो उसके पास मैं ज़्यादा पैसा रखूँगा या कम पैसा रखूँगा, ज़्यादा पैसा रखूँगा। तो एक बैंक अब आरबीआई के पास अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो गई, 5% से बढ़ के कितनी हो गई, मान लो 30% हो गई, तो एक जो बैंक है वो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखेगा। अब बैंक आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखेगा तो लोगों के पास पैसा कैसा बचेगा, कम। लोगों के पास पैसा कम बचेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रिवर्स रेपो रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर कुछ नहीं है, ये दोनों ही क्या है, आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी में जो पैसा है बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। ये बैंक है और ये पैसा है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में पैसा
बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। एक फिक्स्ड क्वांटिटी में अपने पास बैंकों को पैसा रखना पड़ता है। इस पैसे को बैंक यूज़ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? यूज़ मतलब किसी को उधार नहीं दे सकता, ठीक है। वो पैसा तिजोरी में रख के सिर्फ उसको साइड से रख देना है, किसको? आपका बैंक को। इसको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, इसके क्या इम्प्लीकेशन है, क्या है, जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे तब। आप इतना समझ लीजिए बस, एक ऐसा पैसा जिसको बैंक यूज़ नहीं कर सकता, इसको बैंक को साइड में रख देना है, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन का दौर है, तो देखते हैं कैश रिजर्व रेशो CRR और SLR इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो सर मान लीजिए CRR की दर पहले कितनी थी? 4%। तो बैंकों के पास मान लो पहले 100 रुपये थे, तो 100 रुपये में से अब बैंक को 4 रुपये क्या करने पड़ते हैं? रखने पड़ते हैं। अब बैंक क्या कर सकता है? सिर्फ कितने रुपये यूज़ कर सकता है अपने? 96। कितने रुपये यूज़ कर सकता है? 96। मतलब 96 रुपये बैंक क्या कर सकता है? उधार दे सकता है लोगों को। कितने रुपए दे सकता है? 96 रुपये बैंक उधार दे सकता है। पर मैंने क्या करा सर? CRR को 10% कर दिया। कितना कर दिया? 10%। तो अब बैंक के पास कितना पैसा बचा? 90। तो अब बैंक पहले से कम पैसा उधार देगा ना लोगों को, और बैंक अगर पहले से कम पैसा लोगों को उधार देगा तो जाहिर सी बात है डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी? कम। तो CRR भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। सेम क्या है आपका? SLR के साथ है, क्योंकि ए भी क्या है आपका? पैसा है जो फिक्स्ड क्वांटिटी में रखा जाता है। तो ए भी क्या है आपका? इंक्रीज होगा। क्या होगा आपका? इंक्रीज। तो सर अगर आप कभी भूल जाओ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्फ्लेशन को ठीक करते टाइम बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, तो सर सब की सब चीज़ें क्या होती हैं? मॉनेटरी पॉलिसी की जितनी चीज़ें हैं इन्फ्लेशन को सही करने के लिए सबको क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है। क्या करा जाता है? बढ़ाया। जैसे कि अभी क्या चल रहा है सर? रिसेशन चल रहा है भारत में। क्या चल रहा है? रिसेशन। और आप देख रहे होगे, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। क्या हो रही हैं? कम कर रहा है। बैंक इन सभी चीज़ों को लगातार कम कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन होती तो बैंक इन सभी चीज़ों को क्या कर देता? बढ़ा देता। ठीक है, क्लियर है चीज़। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझ लो। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि जो RBI है वो सिक्योरिटीज़ होती हैं। सिक्योरिटीज़ का मतलब जानते हो आप? परिसंपत्तियाँ, एसेट्स जो होते हैं आपके, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब होते हैं, इनको बेचना। RBI के द्वारा सिक्योरिटीज़ को बेचना, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर है चीज़। अब क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इन्फ्लेशन को ठीक करते टाइम RBI जो उसके पास सिक्योरिटीज़ हैं, जो उसके पास परिसंपत्तियां हैं, ठीक है, उनको बेचेगा कि खरीदेगा? उनको बेचेगा कि खरीदेगा? सर वही एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लोगों के हाथ में पैसा क्या है? ज़्यादा है। लोगों के हाथ में क्या ज़्यादा है? पैसा। और आपको लोगों से पैसा क्या करना है? आपका लेना है वापस। तो सर आप बताओ अब आप क्या करोगे? आप RBI है, ये लोग बाग है, अब लोगों से पैसा लेना है, तो सर RBI इनको क्या दे देगा? एक कागज़ का टुकड़ा दे देगा। क्या दे देगा? कागज़ का टुकड़ा। कागज़ का टुकड़ा मतलब शेयर। क्या पकड़ा देगा? शेयर। और लोगों से क्या ले लेगा इसके बदले? पैसा ले लेगा। अब एक कागज़ का टुकड़ा पैसा तो है नहीं, इसकी कुछ एक वैलिडिटी है कि एक टाइम के बाद आप जाकर इससे क्या कर सकते हो? आप पैसा ले सकते हो। तो सर ऐसे करके इस सब लोगों को क्या बांट देता है? कागज़ का टुकड़ा बांट देता है, और सब लोगों से क्या ले लेता है वापस? पैसा। और सब लोगों से अगर पैसा ले लेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी? कम। तो सर आपको याद रखना है कि RBI क्या करता है? इन्फ्लेशन के टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करता है? बेचता है। क्या करता है आपका? सेल करता है। क्या करता है आपका? बेचता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो अगर आप कभी भूल जाओ मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हर एक चीज़ इंक्रीज़ होती है। क्या होती है आपकी? हर एक चीज़ क्या है आपकी? इंक्रीज़ होती है। ठीक है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI क्या करता है आपका? जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, परिसंपत्तियां हैं, उनको क्या करता है आपका? बेचता है। ठीक है। तो सर हमने देखा इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप्स कौन से हैं, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट हमने देखे, इन्फ्लेशन को सही कैसे करा जा सकता है वो हमने देखा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं इन्फ्लेशन के। अगले वाले नेक्स्ट टॉपिक में मैं कुछ क्वेश्चंस इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपको करवाऊंगा। ठीक है,
तो बने रहिए मेरे साथ, और हाँ प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।